हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेक इट इजी स्किल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और प्रैक्टिस सेट आज हमारा है तीसरा वाला, है ना। दो हम कर चुके हैं अच्छे तरीके से, जहां पर अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन हमने करे थे सॉल्व, है ना। तो एक काम करते हैं, फटाफट से करते हैं स्टार्ट अपने 20 क्वेश्चन का सेट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि क्या कह रहा है वो। रेशो का क्वेश्चन है, हमें हिस्से बांटने हैं। तो भाई जब तक आपको हिस्से बांटने हैं तो हमें रेशो पता होना चाहिए था, लेकिन रेशो के लिए कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी है। लेकिन एक चीज बोली है कि 561 रुपए को हमने बांटना है। अगर हमारे पास रेशो होता तो हम आराम से क्या कर सकते थे, इसको बांट सकते थे, है ना। बिल्कुल आराम से इसको बांट सकते थे, लेकिन रेशो दे ही नहीं रखा है। तो एक ही चारा बचता है कि जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसका यूज करो। चलो, ए को बी से 120 रुपए अधिक मिलते हैं और सी से क्या मिलते हैं, 120 रुपए कम मिलते हैं। ए को बी से 120 रुपए अधिक मिलते हैं और सी से क्या होता है, उसे 120 रुपए कम मिलते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट तो इसने दे रखा है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, यहां पर जो कंडीशन है उसका यूज करते हैं। ए को बी से 120 रुपए अधिक मिलते हैं और बी और सी से क्या करते हैं, 120 रुपए कम मिलते हैं। तो एक काम करते हैं, बी को मान लेते हैं कितने रुपए मिले, एक्स रुपए मिले। ठीक है, बी को कितने रुपए मान लेते हैं, एक्स रुपए मिले। तो ए को क्या होगा, x प्लस 120 इतने रुपए मिले होंगे, है ना। क्योंकि a का जो हिस्सा है वो b के हिस्से से क्या है, 120 रुपए अधिक है। लेकिन एक कंडीशन और थी कि a का जो हिस्सा है वो c से 120 रुपए कम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, c का जो हिस्सा होगा वो A से 120 रुपए ज्यादा होगा। कह सकते हैं ना भाई, आपको अगर 5 रुपए कम मिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले को 5 रुपए ज्यादा मिले होंगे। उसने बोला A को B से 120 रुपए अधिक मिले, तो B को x रुपए मान लिया, तो A का हिस्सा B से क्या है, 120 रुपए ज्यादा। और C से 120 रुपए कम मिले, तो इसका मतलब अगर C से 120 रुपए कम मिल रहे हैं तो C को 120 रुपए ज्यादा मिले होंगे। तो C का जो हिस्सा होगा वो A का जो हिस्सा था उससे क्या होगा, 120 रुपए ज्यादा होगा। बस ए बी सी तीनों का हिस्सा अगर हम जोड़ेंगे, तीनों का हिस्सा जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 561 आना चाहिए। तो जोड़ते हैं यहां पर a प्लस बी प्लस सी, तीनों का हिस्सा कितना होना चाहिए, 561 होना चाहिए। a का हिस्सा है x प्लस 120, b का हिस्सा x है, c का हिस्सा x प्लस कितना है 240। तो टोटल मिलाकर कितना बनेगा, 561 रुपए बनेगा। x x x तो कितना हो जाएगा, 3x, 120 और 240 कितना होता है, 360 बराबर 561। 3x बराबर 561 माइनस कितना, 360। 3x बराबर 1 का 1 रहेगा, यहां पर कितना बन जाएगा, 201। तो 3 से करो कैलकुलेट, 3 छिंग 18 बचे 2, 3 सते 21। इसका मतलब बी का जो हिस्सा है वो कितना होगा, 67। तो कभी कभार देखो रेशो के कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पर रेशो नहीं दिया रहता, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन दे देता है। हमें पता बस इतना है कि किसी को भी कोई चीज अगर बांटनी है तो अगर रेशो आपको पता चल जाए तो आराम से आप बांट सकते हो। लेकिन जहां पे रेशो नहीं होगा तो वहां पर इस तरीके से थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली क्या दे रखी होगी, इक्वेशन दे रखी होगी। जैसे ए को बी से 120 रुपए अधिक मिले, सी से क्या मिले, 120 रुपए कम। कंडीशन का यूज करो, फटाफट से आंसर हमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 कंसेक्यूटिव आपके पास नंबर हैं। ठीक है, 6 है नंबर, तो हम ऐसा मान सकते हैं 6 नंबर हमारे पास आ गए। पहली 3 का टोटल कितना है, 27। और हमें पता है पहली जो 3 है, क्योंकि ये सारी की सारी क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहली 3 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो बिल्कुल बीच की संख्या होगी, है ना। सीखा है ना हमने एवरेज में कि क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होता है बिल्कुल बीच की संख्या होती है, चाहे बचे चाहे ना बचे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले शुरू की 3 संख्याओं का एवरेज निकालते हैं। 3 संख्याओं का टोटल कितना है, 27। तो एवरेज कितना होगा, काटो, एवरेज बराबर योग बट्टे संख्या होती है। योग 27 है, संख्या 3 है, तो एवरेज 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब बीच वाली संख्या कितनी है, 9। तो अब हम सारी संख्या पता कर सकते हैं ना, क्रमागत संख्याएं हैं। इससे पहले 8 होगी, 10, 11, 12 और कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि बाकी की जो 3 है उसका टोटल बताओ। तो ये है हमारे पास बाकी की 3, इसका टोटल अगर हम करेंगे 10, 20, 3, 33, 35 और कितना हो जाएगा, 36। आंसर हमारा ए। तो चीजें
ऐसे ही सिंपल बनाते हैं जब हमने कॉन्सेप्ट उसके सीखे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछता है तो थोड़ा सा घुमा के पूछा होता है। तो अगर वो घुमा हुआ जो भी वहाँ पर लैंग्वेज यूज़ करी है आप आराम से अगर वहाँ देख पाओगे तो ऐसी चीज़ें आप 10-15 सेकंड में, या इस टाइप के क्वेश्चन 10-15 सेकंड में आप सॉल्व कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, फटाफट फटाफट निपटाते हैं। राजीव की 5 साल पहले की आयु और 9 साल बाद की आयु का गुणनफल कितना होना चाहिए? 15। हमें पता ही नहीं कि उसकी एज क्या है। मान लेते हैं आज उसकी एज कितनी है? x। तो 5 साल पहले कितना था वो? x - 5। 9 साल बाद कितना होगा? x + 9 होगा। तो उसने कहा आप 5 साल पहले की आयु और 9 साल बाद की आयु को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनना चाहिए? 15। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन का यूज करो। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि उसकी एज कितनी है? 4। तो 5 साल पहले वो -1 का होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। आज अगर उसकी एज 4 है तो 5 साल पहले उसकी एज आप पता कर ही नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा आओ, x बराबर हमने माना कि उसकी आयु कितनी है? 6 साल। तो 5 साल पहले वो कितने का होगा? 1 साल का होगा। 9 साल बाद वो कितने का होगा? 9 और 6 15, 15 एकम 15, क्योंकि दोनों एज का गुणनफल कितना होना चाहिए था? 15, है ना। अगर उसकी एज 6 है तो 5 साल पहले वो 1 साल का होगा, 9 साल बाद कितने का होगा? 15। दोनों का गुणनफल 15 आना चाहिए था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर, यानी आज वो 6 साल का होगा। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका? जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसका। अब यहां पर हमें रेशो निकालना है, लेकिन कहीं पर भी रेशो वाला कुछ नंबर नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखे? वर्ड्स दे रखे हैं, लैंग्वेज दे रखी है, 1/4 और कितना देर का? 2/3। तो चलिए यूज करते हैं इसका। समीर की जो आयु है, जैसा जैसा बोला वैसे वैसे करते रहो। समीर की आयु जो भी उसके पिता की आयु होगी उसका 1/4 होगा। ठीक है, तो इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। समीर की आयु डिवाइडेड बाय उसके पिता की आयु 1/4। रेशो हमने यहां पे लिख दिया, कितना आ जाएगा? 1:4। अगली कंडीशन, तथा अपनी बहन की आयु का 2/3 होना चाहिए। यानी जो समीर है वो अपनी सिस्टर को मैं x मान लेता हूं, ठीक है। सिस्टर की आयु का क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। जैसे बोला वैसे कर दिया कि समीर की आयु पिता की आयु का 1/4 है, रेशो बना लिया। समीर की आयु उसकी बहन की आयु का 2/3 है, यही बोला था ना उसने, अपनी बहन की आयु का 2/3 होना चाहिए, वो भी हमने कर लिया। अब इसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं। समीर और उसकी जो सिस्टर थी उसकी आयु का रेशो कितना आ जाएगा? 2:3। अब हमने बस इसको कंबाइन करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने कहा था कभी भी रेशो को कंबाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों रेशो में कॉमन देखते हैं। दोनों रेशो में कॉमन कौन है? समीर, लेकिन वो पहले वाले के लास्ट में और दूसरे वाले के फर्स्ट में होना चाहिए। अपनी तरफ से हम कुछ भी कर सकते हैं। रेशो के सामने वाली वैल्यू उसकी अपनी होती है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले वाले के लास्ट में ले जाता हूँ, पहले पिता की आयु रख लेता हूँ, फिर समीर की आयु बराबर। अगर यहाँ चेंज करा है तो ये भी चेंज हो जाएगा, 4:1। अब मेरे पास इन दोनों के रेशो हैं तो मैं यहाँ पर कंबाइन कर सकता हूँ। पिता की आयु और समीर की आयु का रेशो कितना था? 4:1। थोड़ा सा पहले लिखता हूँ, 4:1। और फिर समीर की आयु और उसकी बहन की आयु का जो रेशो था वो था 2:3। तो पिता की आयु, समीर की आयु और उसकी बहन की आयु का रेशो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 2 एकम 2, 3 एकम 3। 8, 2, 3 हमारा रेशो होना चाहिए, लेकिन ऐसा आपको मिल ही नहीं रहा है ऑप्शन में। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये तो हमने कंबाइंड करा अपने हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है? देखो, सबसे पहले समीर, फिर रीमा होनी चाहिए, फिर उसका पिता होना चाहिए। यानी सबसे पहले समीर, फिर उसकी सिस्टर, और फिर क्या होना चाहिए? उसका पिता होना चाहिए। समीर का रेशो कितना है? सेकंड 2, तो पहला रेशो क्या होगा? 2 होगा। उसकी बहन का रेशो कितना है? 3, और उसके पिता की आयु कितना का रेशो कितना है? 8। तो हमारा आंसर जो होगा 2:3 रेशो कितना हो जाएगा? 8। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा है 8, 2, 3 और ऑप्शन में भी ऐसे आ गया तो हमारे पास कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता पेपर में कि हम बार बार चीज़ें चेक करते रहें। तो हम जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं? टिक कर लेते हैं, और फिर ये सिंपल से क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो भाई संख्याओं को अगर मैं देखूं, मैं आपको बोलूं 8 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आप बोल दोगे 64 होता है।
8 का क्यूब अगर मैं बोलूँगा तो आप लोग बता दोगे 512 होता है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि 8 की पावर 3/2, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि बचपन से जो हमने करा हुआ है, जो हमने सीखा हुआ है, वो हमने नॉर्मल पावर के रूप में सीखा हुआ है, फ्रैक्शन में नहीं देखा हुआ है। हालांकि हमने बचपन में कर रखा है, 5वीं 6वीं क्लास में फ्रैक्शन वाले हमने कर रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्योंकि वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब नंबर तो वही दिलाना है, तो ध्यान रखना कभी भी आप अगर सॉल्व करते हो तो जो पावर है वो बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए, उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हमें पावर में अपॉन वाली संख्या काटनी है तो बेस को करना पड़ेगा कन्वर्ट, और ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि किसी तरीके से अपॉन वाली संख्या वहां से हट जाए। तो चलिए देखते हैं क्या हम कर सकते हैं इस बारे में। 27 को हमने ऐसे कन्वर्ट करना है कि अपॉन का 3 हट जाए, तो 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, पावर कितना 2/3। 64 के हिसाब से मेरे को अपॉन का 3 हटाना है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, ठीक है। और जैसे ही पावर के ऊपर पावर होती है, पावर की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, 3 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 2/3 गुणा 4 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3 थी, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है, 3 गुणा 2/3। अब आपके पास क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो संख्या बची है उसमें पावर क्या है, नॉर्मल है, और पावर अगर नॉर्मल है इसमें ऑप्शन क्या आ गए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 नहीं में 144, 27 की पावर 2/3, 64 की पावर 2/3, कैलकुलेट हमने करा यहाँ पर, 3 यहाँ पर 9 हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन में थोड़ा बहुत क्या दे दिया, गड़बड़ दे दिया, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सेम हो गए। आंसर हमारा कितना होगा 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब रेशो आपके पास, रेशो नहीं है, परसेंटेज वाला दे रखा है। नीता, दो जने हैं नीता और पायल, एक नीता है और एक क्या है पायल, क्योंकि कंपैरिजन हुआ है ना, 25% कम है 25% ज्यादा, ये क्या होता है कंपैरिजन होता है। तो ध्यान रखना जब भी बात परसेंटेज में आती है कंपैरिजन के, तो हम 100 मान के सॉल्व करते हैं, क्योंकि 100 में कोई भी परसेंटेज लेना बहुत ईजी होता है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको 100 मानते हैं। नीता के वेतन के बारे में बताया जा रहा, कंपेयर किससे कर रहा, पायल से, तो पायल को 100 मान लो। 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा 125, काटो इसको, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। फाइनल जो हमारे पास रेशो है वो कितना आया है 5:4। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि परसेंटेज में बताओ पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कितना कम है। नीता का वेतन 5 रुपए है, पायल का वेतन 4 रुपए है, तो पायल का वेतन कितना कम है, 1 रुपए कम है। किससे कंपेयर करके पूछ रहा था कि नीता से कंपेयर करके बताओ कितना कम ज्यादा है, तो नीता की वैल्यू नीचे ला जाओ, 1/5 गुणा 100 अगर हम करेंगे तो इसका मतलब 20% क्या हो जाएगा कम, आंसर हमारा बी। परसेंटेज वाले चैप्टर में ये सारी चीजें करवा रखी है मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को अपनी वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। जब भी इस तरीके से कोई सेंस आता है कि हमें पुरानी वाली चीज ही लानी है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है, R/100 प्लस माइनस R इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। R का मतलब होता है जो परसेंटेज है, कितनी देर की है 40, डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे कितना लिख देंगे 40। प्लस और माइनस दो साइन है यहाँ पे, तो ध्यान रखना इस परसेंटेज पर क्या हुआ है, इस परसेंटेज की वृद्धि हुई है तो साइन प्लस का, अगर इस परसेंटेज में कमी होती तो साइन क्या आता आपके पास माइनस का, इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये बचेगा 40 अपॉन कितना 140 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो, 0 से 0 काटो, 2 बटे कितना आपके पास 7 हो जाएगा, 28 सही 4/7 आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 200 बटे कितना 7, तो 7 दूनी 14, बचा कितना आपके पास 6, 7 अट्ठे 56, 4/7%। तो इसका मतलब अगर आप वार्षिक खपत उसकी 28 सही 4/7 कम कर दोगे तो आपका खर्चा अगर पहले 100 रुपए का था तो अभी भी क्या रहेगा 100 रुपए ही रहेगा। तो कभी भी अगर हमें खर्चा या कुछ चीज को वापस ओरिजिनल पे ले जाना है तो इस तरीके से फॉर्मूले का यूज हम करके आंसर अपना निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब आपके पास, चाहे आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस समझ लो,
चाहे आप इसको परसेंटेज समझ लो। इस तरीके से अगर क्वेश्चन कोई आता है कि ए ने कोई सामान बेचा बी को किसी परसेंटेज पर अप करके, बी ने वही सामान सी को बेच दिया कुछ परसेंटेज कमा के, और सी ने वो किसी रुपए में खरीद लिया, कुछ भी वो हो सकता था। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट हुआ तो ए का प्राइस कितना माना हमने एक्स, माना 10% अप करता है तो इसका रेट कितना हो जाएगा 110। माना बी क्या करता है 20% अप करता है तो बी इसका रेट बढ़ाकर कितना कर देगा, जो भी रेट था उसमें 20% और बढ़ा देगा। और फाइनली सी को बेचता है तो जिस सी का जो प्राइस होगा इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर जो हमने एक छोटा सा लॉजिक सीखा है वो लगाते हैं। सबसे पहले बात हो रही थी प्रतीक की। प्रतीक ने एक संगीत वाद्य जो था कार्तिक को 20% प्रॉफिट पर बेचा, यानी जो हमारे पास प्रतीक था उसने 20% रेट उसका बढ़ा दिया और किसको बेचा, कार्तिक को। कार्तिक ने क्या करा, कार्तिक ने उसको स्वास्तिक को बेचा 40% प्रॉफिट पर। कार्तिक ने बेच दिया किसको, स्वास्तिक को, और कितने पर बेचा, 40% प्रॉफिट पर बेचा। और फिर स्वास्तिक के पास जब वो पहुंचा तो उसका रेट कितना हो गया था, 10,500। ठीक है, हमसे पूछा है कि प्रतीक ने ये कितने का खरीदा, हमें नहीं पता, मान लेते हैं प्रतीक ने कितने का खरीदा, x रुपए का खरीदा। 20% उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट कमाया या फिर उसका रेट बढ़ा दिया, तो वस्तु को कितना कर दिया होगा, 120%। अब वो जैसे ही 20% बढ़ाता है तो ये कार्तिक ने खरीदा, लेकिन कार्तिक क्या करता है, फिर से इसका रेट बढ़ा देता है। 40% प्रॉफिट पर अगर वो बेचता है तो इसका रेट कितना कर दिया होगा, 140। अब ये जो वस्तु x की थी वो यहां तक पहुंच चुकी है और ये वाला रेट फाइनली स्वास्तिक के पास पहुंचकर कितना हो गया, 10,500। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व। तो कर लेते हैं सॉल्व। 2 से 2 जीरो काटो, x को यहाँ पे रहने दो, 10,500 गुणा कितना हो जाएगा, 100, डिवाइडेड बाय 12 गुणा कितना हो जाएगा, 14। काटते हैं चलो इसको, 7 दूनी 14, 7 से अगर काटेंगे 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, डबल जीरो बन जाएगा, 1500 आपके पास यहाँ पर आ गया। 12 से काटते हैं इसको, 12 एकम 12, कितना बचा 3, 12 दूनी 24, कितना बचा 6, 12 पंजे 60, ये कितने बार काटेगा इसको, 50 बार। यानी हमारे पास जो फाइनल रेट आया 125 गुणा कितना आया, 50। तो जीरो का जीरो, 125 पंजे कितना होता है आपके पास, 625। तो इसका मतलब ये है 6,250 रुपए में खरीदा, और जब उसको पहले 20% प्रॉफिट पर बेचा, फिर 40% प्रॉफिट पर बेचा, तो 6,250 की वस्तु कितने की हो गई, 10,500 रुपए की। तो इस तरीके से अगर चेन रिएक्शन की जाती है, यानी एक से दूसरे को बेचा जाता है, दूसरे से तीसरे को बेचा जाता है, तीसरे से चौथे को बेचा जाता है, तो इस तरीके से हम अपनी रेलगाड़ी चला देते हैं वहां पे और अपना आंसर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कितने समय में पूछा हुआ है। तो भाई आपको 4 चीज रहती है, एसआई, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। 4 में से कोई 3 चीज पता होनी चाहिए थी, 3 चीज दे रखी है यहाँ पे। तो फॉर्मूला फटाफट से लगा दो, एसआई बराबर PRT अपॉन 100। ब्याज उसने बोला है कितना हो जाना चाहिए, 450 रुपए हो जाना चाहिए। कितने रुपए पर, 10,000 रुपए जो आपने जमा करे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6। समय का फिलहाल तो कोई पता नहीं है, अपॉन में 100, 2 से 2 जीरो, 1 से 1 जीरो यहां पर काट दो। तो टी बराबर कितना होगा, 45, और 45 के अपॉन में 10 और कितना चले जाएगा, 6 चले जाएगा। काटो चलो इसको जरा, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। टाइम हमारे पास कितना आ गया, 3/4 साल। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, 3/4 साल तो है ही नहीं। तो इसका मतलब जो हमारा टाइम आया ना 3/4, इसको कन्वर्ट करना है मंथ में। मंथ में कन्वर्ट करेंगे, कितनी बार काटेगा, 3 बार। तो इसका मतलब 9 मंथ्स। तो 9 महीने में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज अगर आप 6% वार्षिक ब्याज पर देते हो तो 450 रुपए बन जाएगा, और जो राशि आपने जमा करी थी वो 10,450 रुपए हो जाएगी, है ना। अच्छे तरीके से हमने करे हुए हैं ये वाले चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, रेशो दे रखा है, ठीक है, कंबाइन कर लेंगे। क्या कंबाइन करने के लिए बोला है, पूरा कंबाइन नहीं करना, ए रेशो क्या निकालना है, डी। और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से पहला और लास्ट पूछा जाता है या फिर कोई 2 रेशो पूछे जाते हैं तो कंबाइंड मत करो। रेशो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। बी अपॉन सी कितना हो जाएगा, 5/7। सी अपॉन डी बराबर कितना हो जाएगा, 8/9।
अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वाले b से ये कट जाएगा, इस वाले c से ये कट जाएगा, a अपॉन डी बचेगा, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। a अपॉन बी गुणा b अपॉन सी गुणा c अपॉन डी बराबर इनकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3/4, 5/7, 8/9। तो b से b कटा, c से c कटा, a अपॉन डी का मतलब क्या होता है, a रेशो d होता है। काटेंगे इसको, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो ऊपर कितना बचा 10, नीचे कितना बचा 21। रेशो में लिखना है तो रेशो में लिख दो, फ्रैक्शन का मतलब ही रेशो होता है। a रेशो d बराबर कितना हो जाएगा 10/21। आंसर हमारा क्या हो जाएगा c। अगर वो चारों को कंबाइंड करने के लिए बोलता है कि a रेशो b रेशो c रेशो d बता दो, तो चारों को कंबाइंड कर देते। चारों को कंबाइंड करना भी हमने सीखा हुआ है, तीनों को कंबाइंड करना हुआ भी सीखा हुआ है, लेकिन जब इस तरीके से बोलता है तो हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपना आंसर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फिर से रेशो दे दिया, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 5670 मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन संख्याओं को x के रूप में मान लेते हैं। तो पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 6x, तीसरी संख्या 7x। उसने कहा इन तीनों को अगर आप गुणा करते हो तो गुणा करने के बाद कितना मिलेगा 5670 मिलेगा। तो यहां पर x इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा x³। ये बचेगा 5670 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, अब इसको काटना स्टार्ट करते हैं। चलो, 6 पंजे कितना होता है 30, 30 के जीरो से ये कट गया, 30 कितना बन गया 3। तो काटना स्टार्ट करो, 3 एकम 3 बचा 2, 3 अठे 24, 3 नियम 27, 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। x³ बराबर कितना आ गया 27। तो भाई 27 कितने का क्यूब होता है 3 का, तो x बराबर 3 आ गया। क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसके पास सबसे बड़ा रेशो होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है 7x। तो 7x का मतलब 7 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो सिंपल से ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ आपके क्वेश्चन नहीं है, बस चीज़ें हमने क्या करनी है लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये पार्टनरशिप का है। वैसे तो देखो कह नहीं सकते कि पार्टनरशिप का आएगा क्वेश्चन, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो शायद ही वहां पर वो आपको दे, रेशो ही बनाकर देगा। हमसे पूछा है प्रॉफिट में हिस्सा बता दो। ध्यान रखना प्रॉफिट बराबर होता है मनी इनटू टाइम। क्योंकि हमने हिस्सा निकालना है तो जब तक हमारे पास रेशो नहीं होगा तब तक हम हिस्सा नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास हैं 2 जने और एक फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर मनी इनटू टाइम। 2 जने कौन है, एक नीना है और एक कौन है मीना। अगर मेरे को प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है तो प्रॉफिट का रेशो भी तो पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए नीना की मनी इनटू टाइम करना पड़ेगा और मीना के लिए भी मनी इनटू टाइम। नीना की अगर हम बात करते हैं तो कितने रुपए जमा करे थे इसने 30,000 रुपए। मीना की बात करते हैं तो कितना करा इसने 45,000 रुपए। टाइम की बात करते हैं तो 2 साल की कंडीशन दे रखी है, दोनों के लिए टाइम क्या होगा सेम, 2 साल इसके लिए 2 साल इसके लिए। 3 0 और 2, 3 0 और 2 दोनों में से कट जाएंगे, बचेगा 15 दूनी 30 और 15 तियां 45। यानी जो भी आपके पास प्रॉफिट होगा वो 2:3 के अनुपात में बंट जाएगा। बांटें, चलो बांट देते हैं। किसका हिस्सा पूछा, मीना का हिस्सा पूछा। जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से मीना के पास कितने हिस्से जाएंगे, 3 हिस्से जाएंगे। लेकिन टोटल कितने हिस्सों में से 3 और 2 5। तो कितना प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए था। अरे वाह, बढ़िया प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2 साल में हुआ तो थोड़ा सा कम कह सकते हैं। 1.5 लाख का प्रॉफिट कितने 3/5 काटो, 3 बार काटेगा इसका मतलब 30,000। 3 तियां कितना आपके पास 9, 90,000 है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो मीना का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 90,000। तो ध्यान रखना पार्टनरशिप में प्रॉफिट बराबर मनी इनटू टाइम, रेशो निकालते हैं तब जाकर पता चलता है किसका हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट में से। टाइम देख लेना किस किस के लिए कितना कितना टाइम है, क्योंकि प्रॉफिट उसी हिसाब से मिलता है जितने समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा तो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करा तो कम पैसा, ज़्यादा टाइम के लिए तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है और ये तो आप लोग बड़े आराम से कर दोगे, है ना, चैप्टर में अच्छे तरीके से बता रखा है। कुछ भी करके हमने एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी निकालने के बाद आराम से हम आंसर निकाल सकते हैं। बी के बारे में बोला है कि बी कितने समय में पूरा करेगा, तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है, कुछ भी साम दाम दंड भेद जो भी है सब कुछ करके। फिर उसने बोला ए और सी मिलकर कितने में करते हैं, 2 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम से मेरे पास एफिशिएंसी आएगी, मेरे पास ए की
अकेले एफिशिएंसी आ सकती है, क्योंकि ए अकेले काम कर रहा था तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। यहां से मैं ए की वैल्यू रख के सी की एफिशिएंसी निकालूंगा, फिर सी की वैल्यू यहां रख के बी की एफिशिएंसी आ जाएगी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 4 3 2 का एलसीएम 12, तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 6। अब रखना स्टार्ट करते हैं। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू बाकी की बची हुई होगी 3। फिर सी की वैल्यू यहां पे रखो, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी देर की है 4, जिसमें से सी की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका मतलब बची हुई वैल्यू किसकी होगी या बची हुई एफिशिएंसी किसकी होगी, बी की। कितनी आ गई, 1 आ गई। बी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब उसने पूछा टाइम कितना लगेगा, तो बी ने काम कितने का करना है 12 यूनिट का। कितना कर सकता है 1 यूनिट, तो इसका मतलब कितना समय लग जाएगा उसको 12 घंटे। ठीक है, करे कराए क्वेश्चन है ये वाले, तो बहुत ज्यादा टाइम हम इसमें नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है वॉल्यूम वाला, है ना, 3D से पूछा हुआ है कि 80 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार बर्तन, तो व्यास मतलब डायमीटर आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो अब हम इसकी रेडियस निकालेंगे, आधी करके रेडियस कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, चलो कुछ पानी भरा हुआ है तो बढ़िया बात है। इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो फिर से हमें एक डायमीटर दे रखा है, इसको स्मॉल में ले लेते हैं, चलो फिर से हमें डायमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। हमने एक गोला उसमें पूरा का पूरा डुबा दिया है, तो पता करना है पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान रखना, आप लोगों को पता भी होगा, जैसे बाल्टी में हम हाथ डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, बाल्टी में हम मग्गा डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, बाल्टी में कोई भी ऑब्जेक्ट डालो तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, लेकिन कितना पानी ऊपर आता है, तो जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उसी के हिसाब से पानी क्या होगा ऊपर आएगा। तो इसका मतलब जो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो जितना पानी ऊपर आया है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर पानी में डाली जाती है तो वो अपने हिसाब का यानी अपने आयतन का अपने वॉल्यूम का ही पानी क्या करता है ऊपर फेंकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर बेलन का आयतन लिख देते हैं। चलो, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा आपके पास गोले का आयतन, और पानी की कोई शेप तो होती है नहीं, जिस बर्तन में वो होता है उसी शेप का बन जाता है। तो अगर पानी हमारा बेलनाकार बर्तन में है, सिलेंड्रिकल है, तो पानी का शेप भी क्या होगा सिलेंड्रिकल ही होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई, कैपिटल आर में ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने आर ले रखा है। अब मेरे को बस ये पता करना है एच कितना होगा, तो भाई दोनों में पाई है तो पाई से पाई काट दो। आर स्क्वायर इसका मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर में लिख देता हूं 40 गुणा 40 इंटू कितना एच, क्योंकि ये हटाए गए पानी का ही आयतन है और पानी का शेप भी क्या था बेलनाकार ही था। 4/3 इसकी रेडियस कितनी दे रखी थी 30, क्यूब है तो इसका मतलब क्या होगा 30 गुणा 30 गुणा 30। एक काम करो, एक जीरो से ये जीरो काट दो, है ना, दोनों साइड के कट गए। एक 3 से ये वाला 3 काट दो, एक 4 से ये वाला 4 काट दो, तो हमारे पास h बराबर कितना बचा यहां पर 30 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट यही है इसका कि जो भी पानी आपका हटाया जाता है उसका वॉल्यूम उसके बराबर होगा जो ऑब्जेक्ट उसमें डाला गया है। ऑब्जेक्ट जो है वो गोला डाला गया है, तो भाई गोले का जितना आयतन होगा उसी आयतन के हिसाब से पानी भी निकलेगा। पानी क्योंकि बेलनाकार बर्तन में है तो पानी का शेप भी बेलनाकार ही होगा और पानी बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला ही फॉलो करेगा। पाई आर स्क्वायर एच, अरे कहाँ गया, पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों में पाई था, पाई कांस्टेंट वैल्यू है कट जाएगा। 40 गुणा 40 क्योंकि इसकी रेडियस कितनी थी 40, आर स्क्वायर इंटू एच। 4/3 को 4/3 रहने दिया, आर क्यूब मतलब 30 गुणा 30 गुणा 30। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 1 4 से 1 4 काटा, 1 3 से 1 3 काटा हमने, तो 30 3 90 बचा डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर 22.5 सेंटीमीटर हाइट इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का है। 10 9 डिग्री 43 डिग्री 60 डिग्री 47 और 81।
आपने अगर ध्यान दिया होगा tan 60 के अलावा हमारे पास जो वैल्यू है लिखी हुई उनमें से किसी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है क्या होती है। हमें तो tan 0 पता है, 30 पता है, 60 पता है, 45 पता है, 90 पता है, लेकिन ये कहाँ से आ गई भाई 9, 43, 47, 81। तो इनको ना हटाना पड़ेगा। कभी भी इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप 90 का जोड़ा बनाने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये मैं लिख देता हूँ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा और tan थीटा में क्या होती है एक क्या कहते हैं रिलेशन होता है किसका, अपोजिट का। यानी tan थीटा जो होता है वो 1 कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो 1 क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, तो पहले 90 का जोड़ा बनाते हैं। tan 9 डिग्री के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारे के सारे, आगे पीछे लिख दो फर्क नहीं पड़ता, 81 लिख दिया। फिर मैंने tan 43 के साथ कितना लिख दिया, tan 47 लिख दिया, और tan 60 डिग्री को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब मैं यूज करता हूं ये वाला फॉर्मूला। tan 9 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं tan 90 माइनस 81, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? tan का tan रहेगा, 90 माइनस 81 कितना होता है 9 डिग्री। लेकिन जैसे ही मैंने इसका रूप थोड़ा सा चेंज करा, ये कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया tan 81। फिर tan 43 को भी मैंने चेंज कर दिया, 90 माइनस कितना लिख दिया मैंने 47 लिख दिया, और यहां पर tan 47 को tan 47 रहने दिया। tan 60 को मैं लास्ट में ही कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा के बदले कितना है 81 इंटू tan 81। फिर tan 90 माइनस 47, 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कॉट 47 इंटू tan कितना हो जाएगा 47 इंटू tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है tan थीटा होता है, तो 1 कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 tan थीटा। tan थीटा कितना है 81 है, ये लिखा है ना, कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि इन सब का यूज हो चुका है। इंटू कितना है tan 81। कॉट थीटा को फिर से मैंने किस में कन्वर्ट करा, tan में कन्वर्ट करा, और यहां पर तो tan पहले से ही था 47, और यहां पर क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री। tan 81 से 81 कटा, 47 से 47 कटा, बचा हमारे पास सिर्फ एक चीज, और वो क्या है 60 डिग्री। tan 60 बराबर कितना होता है √3। आंसर हमारा आ गया। तो ध्यान रखना, कभी भी आपके पास अगर tan थीटा की सीरीज आ रही है या कॉट थीटा की आ रही है या किसी भी चीज की आ रही है, तो जो आपके पास एग्जैक्ट एंगल होता है सिर्फ वही बचता है। 90-90 का पेयर जिसका होता है वो आपस में कट जाता है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा इसका √3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वही चीज है, tan x बराबर 3 cot x है। हमें पता करना है x की वैल्यू क्या है, तो tan और cot में रिलेशन होता है ना रिवर्स का, कर देते हैं। चलो यहां पर एक काम करते हैं, tan x को tan x रहने देते हैं, 3 इंटू कॉट एक्स का मतलब क्या लिख सकते हैं हम tan x लिख सकते हैं। ये आपके पास जो tan x है यहां पर बचा 3 कितना tan x को दूसरी साइड ले जाओ तो क्या बचेगा tan स्क्वायर x बराबर कितना 3। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर को जब मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो वो क्या बना देगा, रूट बना देगा, है ना। स्क्वायर है दूसरी साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या tan और √3 का कुछ रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है, इससे पहले ही तो हमने करा था। √3 बराबर कितना होता है tan 60 डिग्री, tan से tan कटा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो चीजें ऐसे ही हमने लगानी है। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ नहीं करना, कहीं पर भी अगर आपका पॉइंट आता है तो वहां पर पॉइंट हटा दो, बहुत सिंपल हो जाएगा। 1344 मैंने लिखा, इसके बदले के 1 2 3 4 5 6 जीरो मैंने नीचे लिख दिए। 3 है भाई, ऊपर पॉइंट होता है तो नीचे जीरो बढ़ते हैं, नीचे पॉइंट होता है तो ऊपर जीरो बढ़ते हैं। इसके बदले का 1 जीरो मैंने ऊपर लिख दिया और इसके बदले का 1 जीरो मैंने ऊपर लिख दिया, है ना। हिसाब बराबर, ऊपर वाले का जीरो नीचे आ गया, नीचे वाले का ऊपर चले गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो हमारे पास बना 1344, नीचे आपके पास 0000 इंटू 3 इंटू कितना 7, काटते हैं इसको। 7 एकम 7 कितना बचा 6, 7 निम 63, 7 दूनी 14, 3 से काटो, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, तो ये बचा 64 डिवाइडेड बाय अपॉन में कितने जीरो हैं 4, और अगर 4 जीरो हैं
तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। अगर आपके पास डिजिट की कमी पड़ रही है तो उसके बदले 0 लगा दो। 4 जीरो के बदले 4 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएंगे। 0064 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपका एक फॉर्मूला यूज होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ध्यान रखना 3 प्लस 2 माइनस 1 को चाहे आप ऐसे लिखो तभी भी आंसर 4 आएगा। 3 माइनस 1 प्लस 2 को आप अगर ऐसे लिख दो तभी भी आंसर कितना आएगा 4। प्लस माइनस को आगे पीछे कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। अभी बताऊंगा उसका यूज क्या है। हमने पूरी संख्या को देखा या क्वेश्चन को देखा तो हमें यहाँ पर 2 ही डिजिट लग रही है, एक 41 और एक कितना दिख रहा है 69 आपको दिख रहा है ना। एक 41 और एक कितना दिख रहा है 69 दिख रहा है पॉइंट में। तो ए बराबर हमने क्या करा 41 मान लिया और बी बराबर हमने कितना मान लिया 69 मान लिया। ठीक है, जहां जहां पर 41 है वहां पर ए रखते रहो, जहां पर 69 है वहां पर बी रखते रहो। यहां पर ए गुणा ए, तो ऊपर कितना बना ए गुणा ए प्लस 69 के बदले बी गुणा कितना बना बी डिवाइडेड बाय, ये बना आपके पास ए गुणा ए माइनस ये बचा आपके पास ए गुणा बी प्लस और ये बना आपके पास बी गुणा बी। ऊपर हमने देखा मल्टीप्लाई हो रही है सेम चीज की तो क्यूब बन गया, यहां पर भी मल्टीप्लाई सेम ही चीज है तो ए बी क्यूब बन गया। नीचे बना ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज लिखी हुई है, बस आगे पीछे तो फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। ऊपर वाली संख्या ने नीचे वाली संख्या को पूरा का पूरा काट दिया, बचा हमारे पास सिर्फ a प्लस बी। अब a की वैल्यू रख दो 0.41 और b की वैल्यू रख दो 0.69। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.1। आंसर क्या हो जाएगा इसका b। तो इस तरीके से जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूला लगाकर आप उसका आंसर पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ही है आपके पास। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि 1 माइनस 1/5 है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या चीज हम इसमें लगाएंगे। अपॉन में कितना आएगा 5 आएगा, 5 इंटू 1 5 माइनस 1, फिर इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6 माइनस 1, फिर यहाँ पर कितना है 7 कम 7 माइनस 1, चलता रहेगी सीरीज। यहाँ पर कितना बचेगा 100, 100 कम 100 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 4/5, ये होगा आपके पास 5/6, ये बनेगा 6/7, चलती रहेगी सीरीज 99 बटे कितना 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे और ब्रैकेटों के बीच में साइन अगर नहीं रहता तो हम मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं उस वहां पर। 4/5 गुणा 5/6 गुणा 6/7 सीरीज चलती रहेगी 99 बटे कितना आपके पास 100। तो आपको यहां पर सीरीज कटती हुई दिख रही है, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, 7 क्योंकि 6/7 है, अगला कितना होगा 7/8। तो खुद सोचो अगर ये 7/8 है तो इससे पहले कितना है 6/7। तो यहां पर अगर 99/100 है तो इससे पहले कितना रहा होगा आपके पास ये 98/99 रहा होगा ना। ऊपर वाली सीरीज 4 5 6 7 बढ़ रही है, नीचे वाली भी 5 6 7 8 बढ़ रही है। तो 5 से पहले 4 था, 6 से पहले 5 था, 7 से पहले 6 था, 8 से पहले 7 था, 99 से पहले 98, 100 से पहले 99। सारी सीरीज कटती रहेगी 99 को भी काट देगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 4 और यहां पर कितना बचेगा 1/100। बीच के जितने भी टर्म्स थे यहीं से आपको पता चल गया कि सारे के सारे वो कट रहे हैं। स्टार्टिंग में 4 बचा और लास्ट में कितना बचा 1/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1/25। ठीक है, चाहे ए लिखो चाहे बी लिखो, चाहे बी लिखो चाहे सी लिखो, बात एक ही है क्योंकि ऑप्शन वहां पर क्या हो गए हैं रिपीट हो गए हैं। लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर नहीं भी होता तो क्या दिक्कत थी। हमने तो सिर्फ समझना था किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो, सीरीज आपको ऑटोमेटिक कटती हुई दिखेगी। तो अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, पहली वाली टर्म जो है ना और दूसरी वाली जो टर्म, लास्ट वाली जो टर्म है, ध्यान रखना एक चीज का कि पहले वाले में जो कटेगा, क्योंकि आपको फ्रैक्शन मिलेगा अंश और हर, पहले वाले में जो कटेगा लास्ट में वही बचेगा। ध्यान रखना
पहले वाले में अपॉन वाला कटा है तो लास्ट में अपॉन का ही बचेगा, बाकी सारा का सारा पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। फिर से वही क्वेश्चन कल भी हमने करा था सॉरी, कल भी हमने करा था इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाते हैं पॉइंट हटाएंगे, 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और ये रूट क्यूब है। 1 से तो फर्क नहीं पड़ता, 1 को 1 रहने दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, जोड़ा बनाकर 6 जीरो हैं तो मैं कितना लिख दूंगा 100 गुणा 100 गुणा 100। ऐसे मैंने इसलिए करा क्योंकि एक तो बाहर आ जाएगा बड़े आराम से, लेकिन जब जोड़ा होता है रूट क्यूब है तो 3 का जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनते ही साथ एक बाहर आ जाता है। अपॉन में जितने जीरो होते हैं उसके बदले के पॉइंट ऊपर लग जाते हैं, तो आंसर हमारा कितना होगा 0.01, यानी क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये हमने आज प्रैक्टिस करी। आज का हमारा था प्रैक्टिस है जिसमें 20 क्वेश्चन हमने अलग अलग चैप्टर के देखे हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन भी रहेंगे। चीज़ें सिर्फ हमने समझनी, ठीक है। प्रैक्टिस का फायदा तभी तो है, प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि चीज़ें समझो, सीखो और अच्छे से उसको सॉल्व करो। तो चलिए बच्चों, फिलहाल आज के सेशन को रखते हैं इतना ही। ओके, थैंक यू।